ये पूरा स्मारक एक चक्र की फॉर्मेशन में है, जिसकी प्रेरणा द्वापर युग में महाभारत युद्ध के चक्रव्यूह से ली गई है। आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग कॉर्पोरेट, ठीक है, प्लीज। कॉर्पोरेट या किसी भी फॉर्म ऑफ प्रोफेशन को मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ। सबके अपने अपने तरीके हैं सर्व करने के। आसपास की बाउंड्रीज मार्क कर कर जब दोनों ग्रुप आगे बढ़े और पहली बार सियाचिन ग्लेशियर के आसपास पहुंचे तो इतना बड़ा बर्फीला पहाड़ जहां पर घास का एक तिनका तक नहीं उग सकता, पर इस जंग में हमारे भी अनेक जवान शहीद हुए। अंत में भारत रत्न स्वर्गीय श्री लता मंगेशकर जी की लाइंस और सुना देता हूँ। हे मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। हाँ तो दोस्तों, कैसे हो तुम सब? बढ़िया। हम तो देखो परेशान है आज, बहुत ज्यादा परेशान है। उसके रीजंस ये हैं। तो दिख रहा है रीजन? ये देखो रीजन, देखो आओ इन्हें। आज तो मतलब जो इन्होंने अपनी वोल्टेज बढ़ा रखी है कि पूछो मत, हालत खराब कर दी है। जिंदगी का सारांश 3 शब्दों में, सह लेंगे थोड़ा। SLT। इसकी टी शर्ट बनवाएंगे। SLT हमारा ब्रांड होगा, ये बॉडी शो का या TVS SLT। अभी ये सब बातें नहीं करनी थी यार। ठीक है, धूप है वो तो कोई बात नहीं, मगर आज हम वहां आ गए जो जगह हमें आने नहीं दे रही थी। इससे पहले 2-3 बार हमने चक्कर लगाया, मगर सपना टूटा है तो दिल मगर चलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ और चलता है गाइस। तो एक्चुअली क्या सीन है कि हम आए तो थे नेशनल वॉर मेमोरियल घूमने, बट अफसोस जैसी सिचुएशन आज भी चल रही है देश में, खबरें मिल रही होंगी आपको, धरने वरने दिए जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो मोदी जी ने अभी विस्टा बंद करा दिया है। कुछ मोदी चाहे इतना रहते, कहते हैं ना, शिद्दत इतनी ज्यादा शिद्दत थी कि कायनात ने हमें मिलाई दिया जगह से। अभी भी वैसे गुस्से नहीं है, अभी इतना ज्यादा ओवर हाइप नहीं होते, बट ठीक है, जा रहे हैं, आपको मिलाते हैं जल्दी, ठीक है? हाँ चलो, स्टे ट्यून्ड। हॉट लग रहा है। शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। 2 लाइनें, वैसे बहुत बड़ी कविता है ये, मगर सिर्फ 2 लाइनें मैंने इसलिए सुनाई है कि ये बहुत ही इनका जो मतलब है काफ़ी गूढ़ है, इसकी जो मानी है काफ़ी गूढ़ है, ठीक है? तो अरे भैया, यहाँ देश की सफाई नहीं हो रही, कान की सफाई कहाँ से होंगी? बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से धूप को सहते धूप के थपेड़े सहते आपको वॉर मेमोरियल की कहानी सुनाने के लिए ले जा रहे हैं। आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि अभी टेम्परेचर यहाँ का क्या हो रहा है और फिर मेरा टेम्परेचर क्या हो रहा है। बट सच इज़ लाइफ। मेहनत नहीं करेंगे मज़ा कैसे आएगा? इसी की मेहनत है। आज ये दिख गया मैं नेशनल वॉर मेमोरियल, आपको ले चलते हैं। तो देख, यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। और देख, वहाँ पे वो बंदा ऐसे ही खड़ा रहता है, तुम अटेंशन भूल जाओ। इससे पहले कि हम इस जगह और यहाँ की कहानी को जानें, उससे पहले थोड़ा सा ये जगह क्या है, यहाँ की खासियत क्या है, यहाँ की बनावट क्या है, ये सब जान लेते हैं। तो दोस्तों, ये है नेशनल वॉर मेमोरियल।
राष्ट्रीय समर स्मारक। 2019 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया। ये भारत का पहला वॉर मेमोरियल है जो उन वीर योद्धाओं की यादों में और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया है। ये भारत माता के वो वीर सपूत हैं जिन्होंने इंडो चाइना वॉर 1962, इंडो पाक वॉर्स इन 1947, 1965, 1971 एंड द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कारगिल इन 1999 में अपनी शहादत दी है। ये पूरा स्मारक एक चक्र की फॉर्मेशन में है जिसकी प्रेरणा द्वापर युग में महाभारत युद्ध के चक्रव्यूह से ली गई है। इट हैज़ 4 चक्रास। अमर चक्र, सर्कल ऑफ इमॉर्टैलिटी, जहां पर आपको अमर जवान ज्योति देखने को मिलेगी। त्याग चक्र, सर्कल ऑफ सेक्रीफाइस। इस चक्र की दीवारों में लगभग 25,000 से भी ज्यादा शहीद सैनिकों के नाम स्वर्ण अक्षरों से इंगित किए गए हैं। वीरता चक्र, सर्कल ऑफ ब्रेवरी। इस चक्र में आपको 6 वॉल म्यूरल्स देखने को मिलेंगे। These 6 murals crafted in bronze depicting valiant battle actions of Indian armed forces. And the last one is रक्षा चक्र, सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन। सबसे बाहरी चक्र जिसमें आपको एक पंक्ति में खड़े हुए काफ़ी पेड़ देखने को मिलेंगे। हर पेड़ एक फौजी को दर्शाता है जो आज भी अपने देश और देशवासियों की सेवा में सीमा पर तैनात है। तो ये थी कुछ जानकारी अबाउट द नेशनल वॉर मेमोरियल। अब सवाल ये उठता है कि इस तरीके के मेमोरियल्स बनाए क्यों जाते हैं? जवाब बड़ा ही सिंपल सा है, याद रखने के लिए। जी हाँ, वो क्या है ना, दरअसल हम सभी लोगों ने ये भूलने की कला में पीएचडी कर रखी है। सुबह रेडियो पर एक गाना सुनते जरूर है, दिन भर उसे गुनगुनाते भी है, लेकिन रात में फिर खुद ही से ये सवाल पूछते हैं कि भैया ये गाना सुना कहाँ था। तो इसलिए बनाए जाते हैं ये मेमोरियल्स, ये म्यूजियम, ताकि हम अपने भूत को अपने वर्तमान सहित भविष्य तक ले जा पाए, so that we can take our past along with the present towards the future। और इन सभी हजारों लाखों अपने इतिहास और कहानियों को अपने जहन में हमेशा रख पाए। तो ऐसी ही एक दिलचस्प कहानी आपको मैं बताना जरूर चाहूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा डिटोर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये डिटोर बहुत ज्यादा जरूरी हो, और ये भी हो सकता है कि ये आपकी और मेरी कहानी हो। और हाँ, इस बार कहानी सिर्फ सुनाऊंगा नहीं, दिखाऊंगा भी। चलो देखो। It will go. Sky thought he had a chance. Mayers did not time this one. Amazing effort on the boundary. Normally, 24 balls left. West Indies would be looking for minimum of 6s. But this time, it should be taken. Falls for it and completes the catch. Vishwan Kumar, after being slumped for 6, gets his revenge. इसको भी सारे तो बहुत गलत टाइम पे कॉल करता है, तेरे को पता है? क्या हो गया? अबे कितना इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है, तू देख नहीं रहा? अरे नहीं यार, आज तो नहीं। क्या हो गया? परेशान सा लग रहा है। नहीं कुछ नहीं, मतलब यार वही था कि थोड़ा सा ना, मतलब वही थोड़ा सा मन थोड़ा खराब था, तो बस ऐसी बात करने का मन था, तो मैंने सोचा तुझसे बात कर लूँ, तुझे मिला लूँ। अच्छा, अरे हाँ तू बता ना। अरे मैं फ्री हूँ, बस अभी लॉग आउट करके आया है, यही मैच ही देख रहा था। बता तो क्या हो गया? अरे वही बताया तो था तुझे, क्या कहते हैं, वो सीडीएस का एग्ज़ाम दिया था फिर से इस बार, और मतलब इस बार भी नहीं हुआ यार क्लियर। भाई ये अब समझ नहीं आ रहा कि कहाँ कमी हो रही है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, होगा नहीं होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, मतलब यही है। अरे तू ज्यादा टेंशन मत ले यार। मतलब
पता है मेरे को, टफ होते हैं ये एग्जाम्स, इतने इजी भी नहीं होते, पेपर्स काफ़ी टफ होते हैं, कई बार मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग जाता है भाई, और बहुत लोग हैं जानता हूँ मैं, लग जाते हैं, इट्स फाइन। नहीं मतलब प्रैक्टिकल भी नहीं है ना यार, अब इतना 6 महीना फिर से इंतजार बहुत लंबा है भाई। हाँ वो तो तू सही कह रहा है, वैसे आर्मी में जाने के बाद भी इंतजार ही है घर आने का। खैर देख, तू अगर मेरी बात सुने ना, मैं तेरे को बताता हूँ, तू एक काम कर, you better get a job now, and I don't really think that it's gonna take you much time and effort to get a good job quickly. तो जॉब करते रहे, पैसे आते रहेंगे, कॉन्फिडेंस बना रहेगा भाई, घर वाले खुश रहेंगे सबसे पहली बात तो, और फिर तू अपना करते रहे इंतजार, आई मीन प्रिपरेशंस। क्या 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 बोल रहा है यार तू? अरे सब पॉसिबल है ब्रो, सब पॉसिबल है, मैं बता रहा हूँ। अच्छा तू ना एक बार के लिए तू ट्राई करके देख ले बस, उसके बाद तो आई इवन थिंक कि यू माइट रियलाइज कि यू कैन इवन सर्व द कंट्री दिस वे टू, समझ रहा है? आफ्टर ऑल तू क्या करना चाहता है, यू वांट टू सर्व द कंट्री राइट? तो हम भी कर रहे हैं ब्रो, सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने तरीके से करते हैं, ऐसा नहीं है, वो भी बिना ज़्यादा सैक्रिफाइस किए। ये क्या पॉइंट है, तू कैसी बातें कर रहा है? अरे सही बोल रहा हूँ ब्रो, क्या ही फर्क है, तुम मेरे को बता दे, एक ही तो बात है, दे आर ऑल्सो डूइंग देयर जॉब, वो भी अपना जॉब कर रहे हैं, हम भी अपना जॉब कर रहे हैं, और हमेशा टफ रास्ता चुनना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है भाई। तेरा सारा पॉइंट सही है भाई, मुझे तेरे सिर्फ एक चीज से प्रॉब्लम हो रही है, वो तू समझ नहीं रहा, यू आर बीइंग इग्नोरेंट यार। क्या तू ये कह रहा है कि मूव ऑन कर जाओ, ठीक है, यू हैव शोड योर रिस्पेक्ट, ठीक है, ग्रैटिट्यूड, एवरीथिंग इज देयर, बट मूव ऑन कर जाओ, मूव ऑन कर जाओ, मगर पॉइंट इज दैट कि क्या इतना भी नहीं बनता कि हम उनको याद रखें? मतलब, और सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ भाई कि ये मेरा पैशन है या मैं इसमें जाना चाहता हूँ या मेरा इसमें कुछ सेल्फिश गोल है, पता नहीं क्यों मेरे मन में ये फीलिंग है कि एक आदमी इतनी टफ सिचुएशन में वहां पे जाके रह रहा है, वहां जाके खड़ा है, किसके लिए खड़ा है यार? क्या मिल रहा है? ठीक है, जो कॉर्पोरेट में मिलता है सारी एमिनिटीज, सैलरी वगैरह वो सब है, सिमिलरली उसको भी वो मिल रहा है, बट क्या वो सिर्फ उसी के लिए इतनी हार्श कंडीशंस में है वहां पे? ये जो भी उन्होंने हमारे लिए किया कि आज हम यहाँ बैठ के इतने ओपिनियटेड हो पाते हैं चीजों को लेके, हैं सारी चीजें कर सकते हैं यार, ये मानना पड़ेगा हमको यार। तुम ये मत कहो कि आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग कॉर्पोरेट, ठीक है, प्लीज, कॉर्पोरेट या किसी भी फॉर्म ऑफ प्रोफेशन को मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, सबके अपने अपने तरीके हैं सर्व करने के, मैं किसी को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, मैं किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हम बहुत आसानी से मूव ऑन कर जाते हैं यार चीज़ों से, चाहे कुछ हो, चाहे पॉलिटिक्स की कोई बात हो, चाहे कुछ हो, और अब अगर हम डिफेंस या आर्मी की बात कर रहे हैं, हम उससे भी मूव ऑन कर जा रहे हैं आसानी से। मेरा सवाल सिर्फ वही है भाई, इतनी आसानी से मूव ऑन नहीं करना चाहिए यार, ये हमारा पास्ट है यार, इसको हमें जीना चाहिए यार, इसको संभाल के रखना चाहिए, इसको पास ऑन करना चाहिए। और मुझे लगता है वो बंदा जो वहाँ पे यही सोच के शहीद होता है या यही अपने फ़र्ज़ को निभाते निभाते किसी भी रीज़न की वजह से वो शहीद हो जाता है, शायद उसके मन में कोई चीज़ रहे ना रहे, शायद उसको ये लगता होगा कि मेरे बाद मेरी मातृभूमि, मेरे लोग शायद मुझे याद रखें। इतना ही है बस यार। कुछ फील हुआ, रिलेट किया? खैर जिन लोगों ने अब भी नहीं किया उनके लिए मेरे पास एक और कहानी है, तो बिना इधर उधर की बात किए जल्दी से शुरू करते हैं, चलिए। तो बात है सन 1984 की, जब हमारी भारतीय सेना के जवानों ने दुश्मन के हमारी ज़मीन पर आग्रगमन का ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया जो शायद ही इस संसार में उस वक्त कोई और कर पाता। हमारे रणबांकुरों के कौशल को देखकर दुश्मन की तो ऐस तैस हो गई। एक ऐसी जंग जो सिर्फ दुश्मन से नहीं थी बल्कि प्रकृति से भी थी। उस शानदार विजय को इतिहास ने अपने अंदर ऑपरेशन मेघदूत के नाम से सहेज के रखा हुआ है। ये लड़ाई थी सियाचिन ग्लेशियर की। साफ सीधे शब्दों में अगर कहूं तो ये लड़ाई थी पाकिस्तानी सेना को उनकी औकात याद दिलाने की। तो 1947 में जब भारत का डिवीजन हुआ और पाकिस्तान नाम का लैंडमार्क एशिया द्वीप के मैप पर उभरा, तभी से इस मुल्क के हुक्मरानों के मंसूबे नापाक रहे हैं। 2 साल बाद 1949 में काराकोरम रेंज के पास 2 ग्रुप्स पहुंचे, जिसमें एक ग्रुप में इंडियन मिलिट्री ऑफिशियल्स और कुछ सिविलियंस थे और दूसरे ग्रुप में भी सेम थे बट पाकिस्तान के लोग थे। तो बेसिकली दोनों देश म्यूचुअली अपनी बाउंड्रीज की मार्किंग कर रहे थे।
आसपास की बाउंड्रीज मार्क कर कर जब दोनों ग्रुप आगे बढ़े और पहली बार सियाचिन ग्लेशियर के आसपास पहुंचे तो इतना बड़ा बर्फीला पहाड़ जहां पर घास का एक तिनका तक नहीं उग सकता और जो 12-12 महीने 35-35 फीट तक बर्फ से ढका रहता है, उसको देखकर दोनों देशों के ऑफिशियल्स ने म्यूचुअली डिसाइड किया that it will remain as no man's land and the ceasefire line run thence north to the glaciers. काफी सालों तक अपना ये ग्लेशियर अपनी तन्हाई के साथ खड़ा रहा until in 1957. जी हाँ, जब एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर एरिक शिप्टन ने ट्रैकिंग परमिशंस प्राप्त की, वो भी पाकिस्तानी सरकार से, और भाई साहब उन्होंने दे भी दी जैसे कि उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी हो। अच्छा, ड्रामा यही नहीं रुका। 1962 में एक जापानीज ट्रैकर को भी साल्टारो कांगड़ी को ट्रैक करने की परमिशन दे दी और उसके साथ पाकिस्तानी फौज का एक मिलिट्री ऑफिशियल भी भेज दिया पहाड़ चढ़ने के लिए। बस फिर क्या था, जैसे ही ये खबर इंडिया तक पहुंची बस बवाल मच गया। बेसिकली अपने देश ने कभी भी पहले किसी भी देश पर पहले आक्रमण नहीं किया और उसी का फ़ायदा उठाता रहा है हमारा ये बिलवेड पड़ोसी। अच्छा, हद तो तब हुई जब दिल्ली में यूएस डिफेंस मैपिंग एजेंसी का मैप दिखाया गया जिसमें कि ऑलमोस्ट पूरा सियाचिन साल्टोरो एरिया पाकिस्तान टेरिटरी में मार्क्ड कर रखा है। और जाहिर सी बात है, इस मैप को पूरी दुनिया ने देखा होगा। देखो, दिल ही दिल में जंग का आगाज़ तो बहुत पहले ही हो गया था। अब इंडिया ने भी अपनी तरफ से ट्रैकर्स और मिलिट्री ऑफिशियल को भेजना शुरू किया और वहाँ जाकर उस जगह की स्ट्रैटेजिक और टेक्टिकल सिग्निफिकेंस और भी ज़्यादा क्लियर हो गई। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वहाँ रहना और ड्यूटी करना इज़ ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बट उस जगह को पाकिस्तान के हवाले करने का मतलब था कि इंडिया का जो है काफ़ी बड़ा हिस्सा खतरे में डालना। इस लड़ाई का रिजल्ट उसी के पक्ष में आना था जो पहले पहल कर देता। तो बहुत तेज़ी के साथ ठंड से बचने के लिए सेना के कपड़े खरीदने का एक बहुत बड़ा ऑर्डर यूरोप की एक कंपनी को दिया जाने वाला था, जिस पर कंपनी ने बोला कि ऑलमोस्ट 1.5-2 साल की वेटिंग है, हमारे पास ऑलरेडी बहुत बड़ा ऑर्डर है। तो उनके बताने पर पता चला कि ये पाकिस्तानियों ने पहले ही स्टॉक आउट कर रखा है। तो अब जो नामुमकिन था वही होने वाला था। सेना के हायर ऑफिसर ने जवानों से पूछा, तुम्हारे घर में कोई घुसपैठ करने के नापाक मंसूबे तैयार कर रहा है। जवानों, तुम्हारी जंग 2 लोगों से है, एक उससे जो तुम्हारे इन फेफड़ों को सुखा देने वाली ठंड है और एक उन नामुराद घुसपैठियों से। ठंड से अगर हार भी गए तो इतना अफसोस नहीं होगा, मगर अगर उन घुसपैठियों से हार गए तो देशवासियों के सामने आंखें शर्म से झुक जाएंगी। जवानों, बताओ, क्या वो लोग हरा पाएंगे तुम्हें? आप लोगों का पता नहीं, पर मुझे सुनाते सुनाते गूज़बम्स आ रहे हैं। सारे जवान एक सुर में चिल्ला उठे, हम ठंड और घुसपैठियों दोनों को हरा के आएंगे जनाब। रगों में उबलता हुआ खून और जोश से ओत प्रोत कुमाऊनी रेजिमेंट के हर सैनिक के मुंह से कालिका माता की जय के नारों से पूरा सियाचिन गूंज उठा। तुम सबको यह तो पता होगा कि सियाचिन 6000 मीटर ऊंचा पूरा का पूरा बर्फ का पहाड़ है, जहां आए वक्त पर भयंकर बर्फीले तूफान आते रहते हैं, जहां का तापमान -55 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। अब यार सोच कर देखो कि आदमी के अंदर ऐसी क्या फीलिंग्स आती होंगी, ऐसे क्या इमोशंस उमड़ते होंगे कि वो ऐसी जगह पर भी अपनी ड्यूटी करने से पीछे नहीं हटता। पहले के टाइम पर जब कमांडिंग ऑफिसर 3-4 जवानों को सियाचिन के बाना सिंह बंकर पर पोस्ट करते थे तो ये बोल दिया जाता था कि देखो, जा तुम 3 रहे हो पर लौट कर आओगे शायद 2। ये डेथ रेशियो था वहाँ का। हाइपोथर्मिया, पल्मोनरी ओडिमा, फ्रॉस्ट बाइट, स्नो ब्लाइंडनेस, बहुत सारे हमारे भाई शायद दुश्मन की गोलियों का जवाब तो दे सकते थे पर प्रकृति की इस लड़ाई में हार गए। इसके बाद 1984 में जो लड़ाई हुई, हमारे जवानों ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। कम रसद बारूद और ठंड से बचाने वाले कपड़े ना होने के बावजूद पाकिस्तानियों की तो खटिया खड़ी कर दी भाई साहब। पर इस जंग में हमारे भी अनेक जवान शहीद हुए। शैलेश लोढ़ा जी की कुछ लाइंस याद आ गई। वो लिखते हैं कि जिस दिन तू शहीद हुआ न जाने किस तरह तेरी माँ सोई होगी, मैं तो बस इतना जानूं कि वो गोली भी तेरे सीने में उतरने से पहले रोई होगी। तो भारत की तरफ से जीतने का और पाकिस्तान की तरफ से हारने का ये सिलसिला 2-3 बार चलता रहा। आखिर में पाकिस्तानियों के कई जवान शहीद हो जाने के बाद उन्हें हार स्वीकार करनी ही पड़ी।
और सियाचिन भारत का हिस्सा जैसे पहले था वैसे ही आज भी बना हुआ है। इसका सारा श्रेय क्रेडिट हमारी आर्म्ड फोर्सेस को जाता है। मैं जानता हूँ ये बात कालांतर में कभी भी हमारी भारतीय सेना की तरफ से नहीं आएगी, पर जब भी कभी मैं ऐसी कहानियाँ पढ़ता हूँ तो मेरे मन से सिर्फ उन अमर बलिदानियों और अपने जवानों के लिए जय जयकार निकलती है। मैं पूरी शिद्दत के साथ अपने देश की आर्म्ड फोर्सेस और उनकी सेल्फलेस सेक्रीफाइसेस को सल्यूट करता हूँ। आशा करता हूँ आपको मेरी बात और इस कहानी का मतलब समझ आया होगा। अंत में भारत रत्न स्वर्गीय श्री लता मंगेशकर जी की लाइंस और सुना देता हूँ। हे मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो दोस्तों याद रखनी है, क्योंकि हमारी आर्म्ड फोर्सेस और इतिहास को सम्मान देने के लिए हम सिर्फ इतना ही तो कर सकते हैं। इस वीडियो के छोर तक आ गए, मैं आपका ही स्वागत करने के लिए बैठा हूं। अगर आप वीडियो के इस छोर तक आ गए हो तो हम बाडीज आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिएगा। तो चलिए फिर अब मैं आपसे विदा लेता हूं और मिलता हूं फिर एक नई कहानी के साथ। बाय।